Hello friends, welcome back to your UPSC. I'm really very sorry for the long break, but thank you all for having patience for the next video. So here I am with the next video, but with a slight modification in the pattern of studying. So from now on, what we are going to do is we will start with the basic books, that is NCERT, starting from the 6th class, and then we will move on to higher books. Okay? So for today, we will start with geography. In it, our first chapter is from 6th NCERT, that is the Earth in the solar system. So without any further ado, let's get started. तो ये अपना चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जिसमें राइटर सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता है, जिसमें वो आसमान में दिखने वाले स्टार्स के बारे में डिस्कस करता है और सारी हेवनली बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेगा. तो इन सारी चीज़ों को अपन अभी के लिए छोड़ देते हैं, अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. सो सबसे पहले ये बात करता है फेजेस ऑफ मून की. तो इसमें ये बोलता है कि अपन रोज़ चांद को देखते हैं, पर चांद हमेशा हमें एक पोजीशन में नहीं दिखता और एक ही शेप में नहीं दिखता. तो उसमें अपन देखते हैं कि कभी चांद अपने को छोटा दिख रहा है, कभी बड़ा दिख रहा है. सो ऑल दीज आर फेजेस ऑफ मून. नाउ इन इट ही डिस्कस अबाउट द पूर्णिमा एंड अमावस्या. तो पूर्णिमा वो दिन है जब अपने को पूरा चांद दिखता है, दैट इज़ फुल मून डे. और अमावस्या के दिन अपने को चांद नहीं दिखता, दैट इज़ द न्यू मून. न्यू मून इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद अपना चांद पूरा धीरे 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 होके पूरा दिखने लगेगा. ओके, पहले अपने को चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा, फिर धीरे 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 चांद बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड देन द फेज ऑफ पूर्णिमा विल कम. ओके, एंड पूर्णिमा के बाद चांद धीरे 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 छोटा होता जाता है. ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ मून, जिसको हम आगे जब ये टॉपिक आएगा फेजेस ऑफ मून, तब अपन बहुत ही ढंग से डिस्कस कर लेंगे. उसके आगे ये बात करता है सेलेस्टियल बॉडीज़ की. तो ये बोलता है द सन, द मून एंड द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्स है, मून है, ये जो भी चीज़ें शाइन करती हैं, जो अपने को दिखती हैं आसमान में, इन सबको अपन सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जिनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है. तो ऐसी बॉडीज़ जिनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ये चीज़ें ज़्यादातर गैसेस से बनी होती हैं. ओके, ये बॉडीज़ ज़्यादातर गैसेस से बनी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एमिट करती हैं. इन बॉडीज़, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को अपन स्टार्स कहते हैं. नाउ जैसा कि आपको पता है, द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग हेयर इज़ कॉन्स्टेलेशन. तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म करते हैं. ओके, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो एक तरीके का पैटर्न फॉर्म करते हैं, और ये जो पैटर्न्स होते हैं, जो ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म करते हैं, इन्हें अपन कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. नाउ वी हैव वेरियस कॉन्स्टेलेशंस, लाइक वी हैव उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन. और ये जो अपना सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, मतलब 7 ऋषि. ओके, तो ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, ये पार्ट है अपने उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का. अब ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, स्टार्स हैं, ये जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ये पुराने टाइम में जब अपने पास कंपास नहीं हुआ करते थे, मेनली सी वॉयज के टाइम या और दूसरे ट्रैवलिंग के टाइम, लोग हेवनली बॉडीज़ को डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम में लेते थे. ओके, सो नाइट टाइम में जो सबसे पॉपुलर मेथड था, या जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड था, वो था पोल स्टार या नॉर्थ स्टार को देखना. सो पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, एंड इसे नॉर्थ स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है स्काई में. इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, और इसको अपन ईजीली नोटिस कर सकते हैं. तो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन में आप 2 पॉइंटर स्टार्स लोगे, उनके कोइंसाइडिंग लाइन जब आप खींचोगे
तो आप देखोगे वो कोइंसाइडिंग लाइन आगे जाके एक स्टार को इंडिकेट कर रही है, मतलब स्टार की तरफ बढ़ रही है। वो स्टार होगा अपना नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, बहुत ज़्यादा डल नहीं होता। ये आपको एक जगह पे कांस्टेंट दिखेगा और ये एक मीडियम साइज़ का स्टार दिखेगा आपको। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। ये 2 पॉइंटर स्टार्स लिए अपन ने। यहाँ से अपन अगर अपन सीधा देखेंगे तो अपने को यहाँ पे नॉर्थ स्टार नज़र आएगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। तो अपन ने स्टार्स पढ़ लिए, सन के बारे में पढ़ लिया जो कि खुद एक स्टार है। आगे प्लैनेट्स, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज which are not having the heat and light of their own are known as planets. okay? तो जो बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती उन्हें अपन प्लैनेट्स बोलते हैं। सो प्लैनेट वर्ड जो है वो अपने प्लैनेट आए, प्लैनेट आए एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से आया है। ओके, जिसका मतलब है वॉन्डरर। ओके, तो प्लैनेट आए एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वॉन्डरर। वहाँ से अपना जो ये नाम है प्लैनेट वो आया है। तो अपना अर्थ भी एक प्लैनेट है जिस पे अपन रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मून। तो मून इज़ आर सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। तो अपन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो अपन लॉन्च करते हैं रॉकेट से। मून है वो अपनी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स की भी सैटेलाइट होती हैं। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, वो एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो अपना मून अपनी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट इज़ द सोलर सिस्टम। तो जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम मोर सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपना पूरा सोलर सिस्टम है। इसमें देखिए यहाँ पे ये मर्क्यूरी है जो सन के एकदम पास में है। देन वी हैव वीनस, देन नेक्स्ट इज़ आवर प्लैनेट अर्थ, मार्स। उसके बाद में अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है। देन फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। थोड़े टाइम पहले प्लूटो भी अपना एक पार्ट था सोलर सिस्टम का, बट नाउ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सोलर प्लूटो भी प्लैनेट्स का पार्ट था, बट नाउ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्लैनेट्स, इट इज़ नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जो कि हायर क्लासेस में आएगा। नाउ सोलर फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो सोलर फैमिली में जैसे अपने पापा होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, वैसे सन है सोलर सिस्टम में हेड ऑफ द फैमिली। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन एकदम सेंटर में है। ये एक ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट मास है गैस का। ओके, इसमें से बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा लाइट एमिट होती है। अपन सुबह देखते हैं गर्मियों के टाइम अपने को कितनी गर्मी लगती है। ओके, वो क्योंकि सन जो है वो अपने को हीट प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द लाइट, जिसकी वजह से अपने को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। नाउ सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, but that tremendous heat is not felt so much by us despite of being our nearest star. It is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. Okay, so earth की अपने को हीट पहुंचती है वो उसकी ओरिजिनल हीट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज़ बिकॉज जो अर्थ सन अपने अर्थ से बहुत पास में है, मतलब द नियरेस्ट स्टार है सन।
ओके जो सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार है वो है सन, बट फिर भी वो काफ़ी दूर है अपने से। एंड जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके एंड दैट इज़ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद में आते हैं प्लैनेट्स। अपने 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके नाउ ये जो भी अपने प्लैनेट्स हैं वो जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द सोलर फैमिली है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके सो दे रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड पाथ। ओके तो इनका एक फिक्स्ड पाथ हो जाए जिसपे ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, एंड जो ये फिक्स्ड पाथ है उसे अपन बोलते हैं ऑर्बिट। तो मर्क्यूरी है वो नियरेस्ट है सन के, और जो पास में है तो डिस्टेंस कवर्ड भी कम होगा, तो इस वजह से मर्क्यूरी अपना राउंड जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन वो 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। वेनस जो कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज जो साइज़ और शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ के, वो नेक्स्ट आता है। उसके बाद में अर्थ आती है। नाउ टिल रिसेंटली जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था अगस्त 2006 तक प्लूटो भी अपने प्लैनेट का अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का एक पार्ट कंसिडर किया जाता था, वो भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। बट 2006 अगस्त के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो को अपने प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाए और उसे नई कैटेगरी में रखा गया जिसे अपन कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ नेक्स्ट इज आवर अर्थ। सो आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके और इसके जो पोल्स हैं अपन देखेंगे, अर्थ पूरी स्फेरिकल शेप की नहीं है, इसके पोल्स थोड़े से फ्लैट हैं। ओके एंड जो इक्वेटोरियल जो अपना पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। इस वजह से जो अर्थ का अपन शेप बोलते हैं दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, उसकी शेप को अपन बोलते हैं जियोइड शेप। ओके तो जियोइड शेप इज अर्थ लाइक शेप। ओके नाउ अर्थ जो है वो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जैसे अपना टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, जो एटमॉस्फेयर है। ओके ये सारी चीज़ें अपने अर्थ पे हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। ओके अगर बहुत ज़्यादा हीट होती या बहुत ज़्यादा ठंडा होता या अगर अपने एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अपन इस प्लैनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो भी कंडीशंस है अर्थ की वो सारी फेवरेबल हैं और सूटेबल हैं अपने जीने के लिए। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ हैविंग द फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल इन आवर सोलर सिस्टम। दैट इज़ वाई अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट इज़ द मून। इससे पहले मैंने एक पार्ट स्किप कर दिया। सी अर्थ के 2/3 पार्ट में 2/3 जो सरफेस एरिया है अपना अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। ओके तो जब अपने सैटेलाइट इमेज आती हैं या कुछ भी आता है तो अपन देखते हैं कि जो मेजर एरिया है वो अपना ओशन से कवर्ड है, जिसकी वजह से अर्थ का मेजर पार्ट अपने को ब्लू दिखाई देता है। जो 3/4 पार्ट है वो अपने को ब्लू दिखाई देता है। दैट इज़ वाई अर्थ को अपन ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके आगे जाते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन द मून। ओके तो मून है वो अर्थ की ओनली सैटेलाइट है। ओके ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून और इसका जो डायमीटर है वो ओनली 1/4 है अर्थ के साइज़ का। ओके तो अर्थ का जैसे 1 किलोमीटर है तो इसका 250 मीटर्स होगा। ओके डायमीटर। और ये अपने को बड़ा इसलिए दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि है ना ये इतना छोटा है फिर भी ये सन के बराबर या दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है? ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि
ये अर्थ के बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा पास में है एज़ कम्पेयर टू द सन। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। ओके, तो अपना जो मून है वो अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है? वो है 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। और वहीं पे जो अपना सन है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। ओके, सो देर इज ह्यूज गैप इन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड सन एंड मून। ओके, नाउ अर्थ जो है वो अपनी जो मून जो है वो अपनी अर्थ के अराउंड मूव करता है। ओके, ये रिवॉल्व करता है अपनी अर्थ के अराउंड, जैसे अपनी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ओके, और जो इसका रेवोल्यूशन है वो 27 डेज में कंप्लीट हो जाता है। नाउ मून, जैसा कि अपन सब जानते हैं, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। लाइक जो अपने अर्थ पे ऑक्सीजन मिलती है, वाटर मिलता है, जो अपना एटमॉस्फेयर है वो सब मून में नहीं है। दैट इज़ वाई जो लाइफ है मून पे वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब जब अपन ने बात की है नेचुरल सैटेलाइट्स की, तो अपन थोड़ा सा देखते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में। तो ये एक आर्टिफिशियल बॉडीज़ हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं, और ये बेसिकली यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, और ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, अर्थ के एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। तो इनको उस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए अपने को रॉकेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्च किया जाता है और फिर वो कुछ फेजेस में डिवाइड होता है। ओके, और जो उसके रॉकेट के पार्ट्स हैं वो अर्थ पे वापस से गिर जाते हैं, और उसके बाद में जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में पहुंचती है और वहाँ पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। ओके, नाउ अब देखिए, अपन ने फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ा था। तो फेजेस ऑफ मून ये बोल रहे हैं जो शेडो कास्ट होती है मून सरफेस पे, अर्थ की जो शेडो कास्ट होती है मून सरफेस पे बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, उसकी वजह से अपने को फुल मून, न्यू मून, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, और इन्हीं को अपन, ये जो शेडो कास्ट होती हैं, इन्हीं को अपन फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, जिसमें अपने को सबसे पहले सन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके बाद धीरे 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 अपने को मून विजिबल होता है। ओके, सो इस तरीके से ये फेजेस ऑफ मून है सारी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ओके, अपन ने एस्टेरॉइड बेल्ट देखा था। तो प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं, और ये जो बॉडीज़ हैं इनको अपन बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, तो अपने को मेजर जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो अपने को जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है वहाँ पे दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। ओके, विच मूव्स अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड मीटरॉइड्स. Sometimes these meteoroids they come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes flash of light. Sometimes meteors, without being completely burned, falls on earth and create hollow. Okay, so देखिए क्या होता है, ये मीटियोर्स स्मॉल रॉक्स हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। ओके, ये अपना सन है, इसके अराउंड मूव करते रहते हैं ये।
ओके। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये कभी सन के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाते हैं, या जब किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये उसकी तरफ खिंच के आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के पास खिंच के आ जाते हैं। ओके, तो ये अपनी अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये अपनी अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है। नाउ मेजर टाइम क्या होता है, जैसे मीटियोर्स आते हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें एयर पार्टिकल्स है। ओके, तो एयर पार्टिकल्स हैं, जब मीटियोर आ रहा है ऊपर से तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो मीटियोर्स हैं वो जलने लग जाते हैं। ओके, फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। तो अपने को ये फ्लैश ऑफ लाइट्स की तरह दिखते हैं। अपन बोलते हैं फॉलिंग स्टार्स, अपन बोलते हैं तारे गिर रहा है, वो सब असली में स्टार्स नहीं गिरते, वो ये मीटियोर शार होता है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, मीटियोर इतना बड़ा होता है कि वो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, या कंप्लीटली बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब गिरता है तो कुछ पार्ट तो बर्न हो जाता है और कुछ पार्ट डायरेक्टली अर्थ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से अर्थ में हॉलो हो जाते हैं। ओके, हॉलो हो जाते हैं अर्थ में। तो ये सब होता है मीटियोर्स की वजह से। और जब छोटे छोटे अपने मीटियोर्स गिरते हैं और वो फ्लैशेस ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं, उसे अपन बोलते हैं मीटियोर शार। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गैलेक्सीज एंड आवर यूनिवर्स। तो गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सी ये एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं। ओके, तो इसमें क्या है, गैलेक्सीज जो अपनी होती है उसमें अपने मिलियन ऑफ सोलर सिस्टम होता है, जिसमें सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, मीटियोर, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा, सब कुछ होता है। ओके, तो अपनी जो गैलेक्सीज है जिसमें अपन रहते हैं, जो अपनी गैलेक्सी है जिसमें अपना सोलर सिस्टम है, वो है आकाश गंगा। ओके, जिसको अपन मिल्की वेव्स भी बोलते हैं। ओके, मिल्की वेव गैलेक्सी, हिंदी में आकाश गंगा, इस गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम है। ओके, तो इसी टाइप की कई सारी गैलेक्सीज हैं, मिलियन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स, ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं वो मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। जो मिलियन ऑफ सोलर सिस्टम, स्टार्स, क्लाउड डस्ट, gases, okay, all these things, they collectively make galaxies, and these galaxies, they collectively make universe. Okay, तो देखिए, ये अपन है, ये अपन है, अपन अर्थ में रहते हैं। अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम विच कम्स इन गैलेक्सी। ओके, तो ये एक गैलेक्सी है जिसमें अपने जैसे कई सोलर सिस्टम होंगे। उसके बाद में मिल्की वेव्स या अदर टाइप ऑफ बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी यूनिवर्स में। ओके, तो ये है अपना पूरा चैप्टर। इसके साथ अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन 6th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। So with this we come to the end of our chapter. I hope you enjoyed. So that was all for today. Thank you and have a nice day.